So this is the second video on the same topic. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस टॉपिक पे जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और ये ऊपर भी आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। और फर्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही नॉलेजेबल था। बहुत सारी चीजें हमें पता चली, आईपीसी के बारे में पता चली, बहुत सारी चीजें राज जी ने बताई, बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुए मोनू जी ने एग्जांपल दे करके बताया। अब दोबारा से आप दोनों का स्वागत है इस सेम टॉपिक पे दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। तो मोनू जी, आपका एक सवाल था जो आप पूछ रहे थे राज जी से, वो दोबारा से सवाल जरा आप दोहरा दीजिए। देखिए अंशुमन जी, मेरा मानना ये है कि जितने भी बुक्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इम्प्लीमेंट हो गए हैं, पॉलिसीज बन गई है, मेट्रो सिटीज में काफी बातें भी होती है इसके लिए। मैं ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, जितने व्यूअर भी हैं और आप सब लोगों से मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि हमें आई थिंक वी शुड ऑल्सो थिंक इन दिस सेकेंड लाइन कि मेट्रो सिटीज के अलावा जो छोटे स्मॉल टाउन है वहाँ पे भी ऑफिस है। विलेजेस तो बहुत दूर की बात भी हो गई, विलेजेस के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो उस ऐसी लोकेशन, ऐसी चीजों में हमें क्या करना चाहिए एज ए सिटीजन, और गवर्नमेंट और प्राइवेट एनजीओज के क्या रोल होने चाहिए लीगली, सो दैट हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करें, अवेयरनेस दें और इसको इम्प्लीमेंट कराएं, क्योंकि वहां पे वो हमारा 70% इंडिया इज स्टिल नीड्स टू फोकस ऑन दिस मैटर। करेक्ट। तो राज जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल का क्या जवाब रहेगा? देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है वो एक एक्ट है फॉर होल ऑफ इंडिया। चाहे कहीं भी कोई भी कंपनी है, चाहे कहीं भी कोई भी कॉर्पोरेट है, ये एक्ट अप्लाई करेगा। एक काम वाली कहीं भी काम कर रही है। मैं एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि ये एक्ट जो है एक डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो भी काम कर रही है, बिकॉज शी इज ऑल्सो एट अ वर्क प्लेस। तो वहां पे हरासमेंट होता है तो शी उसके पास लिबर्टी है कि वो जाके एफआईआर कर दे सीधा, बट देर इज अनदर थिंग ऑल्सो कि एफआईआर नहीं करना है तो वो ये चीजें भी कर सकती है। अब आ जाते हैं मोनू जी के क्वेश्चन पे। मोनू जी ने बिल्कुल सही कहा कि मेट्रो सिटीज तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग मेट्रो सिटीज में बैठे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, सब कुछ पता लग रहा है। मोनू जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इतनी भी कंपनीज है, ऑल इन ऑल सारी कंपनीज में ये सेम चीज एप्लीकेबल होती है, बट शर्त एक है कि 10 से ज्यादा उसके अंदर एम्प्लॉयज होने चाहिए। अगर 10 से कम है तब क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो है उसकी कंप्लेंट जाएगी। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो है एज पर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, वो तभी बनती है जब 10 बंदे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम कर रहे हैं, 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की उसके पास जो रिस्ट्रिक्शन होगा, विच इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लोकल कमिटी, इंटरनल कमिटी ना कह के उसको लोकल कमिटी कहा जाता है। अब आ जाते हैं बात की रिड्रेसल क्या है। नहीं अंशुमन जी, राज जी, सबसे पहले ये बताइए कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जा रहे हैं और आप कहते हैं कि अगर 10 से कम है तो आप वहां पे कम्युनिटी नहीं बना सकते, लेकिन आप बाहर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोसीजर रहता है? प्रोसीजर क्या रहता है? देखिए, प्रोसीजर जो है, कंप्लेंट लिखने का प्रोसीजर जो है वो सेम है। आपने क्या करना है कि चाहे ये इंटरनल कमिटी की बात करें, चाहे हम लोकल कमिटी की, जब मैं लोकल कमिटी कहता हूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमिटी की बात कर रहा हूँ। तो लोकल कमिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको जो हमारा लॉ कहता है दैट इट शुड बी अ रिटन कंप्लेंट। अगर कोई लेडी है जो रिटन कंप्लेंट जो पढ़ लिख नहीं सकती है, तो वो क्या कर सकती है, वो किसी और से लिखवा कर ले आए। तो एक सिंपल सा रिटन कंप्लेंट आपने देना और फिर ये मशीनरी जो है ये चालू हो जाती है। ये कहाँ पे देना है राज जी? ये कहाँ पे देना है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमिटी का होता है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो वर्क प्लेस है, आप पता करिए, वहां पे आपको वो मिलेगा। अब मान लीजिए कि इसमें आपका ये भी चीज नहीं होता। मैं एक चीज और आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको लोकल कमिटी का पता ही नहीं चला। आपके पास 3 ऑप्शन बनते हैं जब भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है। एक तो सबसे पहले क्या है, लोकल कमिटी, या फिर आप इंटरनल कमिटी के पास चले जाइए। दूसरा, यू कैन स्ट्रेट अवे लॉन्च अ एफआईआर अगेंस्ट द पर्सन, पुलिस स्टेशन जाके।
तीसरी चीज है सेक्शन 200 के अंदर यू कैन लॉन्च अ प्राइवेट कंप्लेंट इन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जो कि आप उसमें क्या करा सकते हैं कि एफआईआर वगैरह मान लीजिए कि रजिस्टर नहीं हो रही है किसी कारण से, पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, तो आप यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट कंप्लेंट स्ट्रेट अवे टू द मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लॉ है और जो कोर्ट की मशीनरी है वो सेक्शन 27 इसके अंदर लेकर आता है। सेक्शन 27 जो है वही कोर्ट को पहली बार इसके अंदर लाता है। आई होप मोनू जी आपका आंसर मैं दे पाया। आई होप मोनू जी, सफिशिएंट मैं बता आप पाया। कुछ अगर कुछ बताना छूट चाह गया हो रहे तो थे बीच बताइए। में, आप कुछ बताना चाह रहे थे बीच में? नहीं, मैं आई थिंक मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आई थिंक मैं कुछ सोच ही रहा था, इतने में राज जी ने इसका आंसर दे दिया कि वो पुलिस के पास जा सकती है। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं खुद एज ए कंसल्टेंट लॉट ऑफ कंपनीज में एक्टिव रहता हूँ, और तो मुझे ऐसे जो स्मॉल टाउन के जो इश्यू आते हैं वो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है या फिर जो भी वर्कर होता है, चाहे वो 10 या थोड़ी सी उससे कम ऑर्गेनाइजेशन में, 10 से ज्यादा में, वो फिर लोकल पुलिस के पास चला जाता है। तो पुलिस क्या करती है, उस मैटर को वहीं पर रफा दफा कर देती है, तो वो यस यस जस्टिस यस, नहीं मिल पाता। बट ये आपने बड़ा बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा बोला राज जी ने कि ये प्राइवेट कंप्लेंट वाला जो एक मजिस्ट्रेट वाला बताया, दैट इज ब्यूटीफुल पॉइंट। इनफैक्ट मुझे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और इसको डेफिनेटली मैं आगे कम्युनिकेट कभी लाइफ में करूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो बिल्कुल या फिर बिल्कुल, पुलिस उसको, तो आप मजिस्ट्रेट तक जा सकते हो। और जो जो डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली। ऑफिसर की बात आपने बोली, वो मेरे हिसाब से जो हर एक सिटी के अंदर, जितने भी सिटी है, जितने भी टाउन है इंडिया के अंदर, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कमिश्नर होता है। और उसके अलावा वो एक वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी होता है। कई जगह वो एक यस यस। स्पेशल अपॉइंट होता है, कई जगह वो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ही अपॉइंट कर देते हैं। तो आप दोनों जगह अप्रोच कर सकते हो, और उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे राज जी ने कहा, उसका प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे पुलिस के पास जाना बिल्कुल वुड बी बिट स्लो द एंटायर प्रोसेस, और फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा जस्टिस की तरफ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है नहीं जा पाएगा। सही। तो बेसिकली क्रिमिनल नेचर देने का, अगर आपको इन सब चीजों में नहीं मिलता है रिट्रेसल, तो आप डेफिनेटली क्रिमिनल जा सकते हैं। और एक चीज और मैं आपके इसके साथ ऐड करना चाहूंगा मोनू जी कि अंशुमन जी, इसमें आप सेक्शन 200 जो है सीआरपीसी का, इसके अलावा आप सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी भी जा सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस इज रिलक्टेंट टू रजिस्टर एन एफआईआर, वो कह रही है कि क्या है, कंपनी का है ना, जाके कंपनी में निपटाओ। अरे भाई, हुआ तो है ना, ऑफेंस तो हुआ है, दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। तो आप सेक्शन 153 में सीधा आप एक एफआईआर के लिए कह सकते हैं, कंप्लेंट करके कि इन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पुलिस वाले एफआईआर नहीं इसमें वो कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर रहे। तो दिस इज, अब देखिए मैं इसमें आपको बताऊं कि जो इंटरनल कमिटी का भी यही काम है। इंटरनल कमिटी ने अगर मान लीजिए सुलह करा दिया तो सुलह करा दिया, ठीक है, आपने कंप्लेंट दे दी, कंप्लेंट के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है वो रहता है कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन इज सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 9 जो है, 9 बात करता है कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट जो होनी चाहिए रिटर्न होनी चाहिए, रिटर्न नहीं है तो किसी और से लिखवा के उसके साइन करा के आप रिटर्न दो कि रिटर्न में रहे, ऑरल बातों का क्या भरोसा। उसके बाद सेक्शन 10 क्या कहता है, कंसिलेशन। कंसिलेशन मतलब सुलह होनी चाहिए, सुलह। लेकिन सुलह ये नहीं होगी कि भैया 10 लाख रुपए दे दो मैं कंप्लेंट वापस लेगी। सुलह ये होगी कि यार उस दिन गलती होगी, ऐसे ऐसे क्लैरिटी। देखिए क्या होता है कि जब भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो दो लोगों के बीच में हुआ तो एक स्टेलमेट आ जाता है, बात ही नहीं करनी दोनों। तो कंसिलेशन क्या करता है, कंसाइल करा देता है उनके थॉट्स को, और हो सकता है वहीं पे वो खत्म हो जाए, एंड हो जाए। उसके बाद क्या आता है, सेक्शन 11 आ जाता है। सेक्शन 11 क्या करता है, इंक्वायरी होती है, कंप्लेंट की पूरी इंक्वायरी चलेगी। एंड इंक्वायरी के टाइम पर जो इंटरनल कमिटी है एंड ऑल्सो जो लोकल कमिटी है, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। वो किसी को भी आप उस बुला सकते हैं कि भैया आके ना आप एविडेंस दो यहाँ पे। अब एक ये, अब एविडेंस की बात आई तो मैं आपको एक चीज और बता दूं इसके अंदर कि अगर मान लीजिए कि आप एविडेंस देने आते हैं और आप नकली गलत एविडेंस देकर चले जाते हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट देके चले जाते हैं, तो उसके लिए भी पनिशमेंट इसके अंदर आपको मिलेगी सेक्शन 14 में। और अगर मान लीजिए आपने कुछ रंजिश निकालने के लिए या फिर जो आप काम कर रहे हैं उसमें किसी से बदला लेने के लिए कंप्लेंट किया है, जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ भी एक्शन। अब देखिए आज के दिन पर हम व्हाट्सएप पे भी इवन एक एक छोटा सा स्माइली भेजना, किस भेजना, इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट के अंदर आप एक अगर बातें करते करते एम्प्लॉय से इफ यू सेंड अ हार्ट और
kiss emoji है, तो that is also an offense under this act. This is very important to ये understand. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी राज जी ने बताया। व्यूअर्स को दोबारा मैं ध्यान आकर्षित करूंगा इस तरफ कि जो इमोजीज का आप इस्तेमाल करते हैं उस पे भी सतर्क हो जाएं कि कौन सा इमोजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आ सकता है। राज जी थोड़ा सा आप बता दीजिए कौन कौन से इमोजीज होते हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट में, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर है। इट इज देखिए ऐसा है कि इमोजीज, अब एक इमोजी, किसका इमोजी भेजा, किसी ने अपने बच्चे की फोटो भेजी, किसी फीमेल एम्प्लॉय ने, आपने उस पर किसका भेज दिया, तो दैट इज नो सेक्सुअल हरासमेंट। बट वो उधर से अपनी फोटो भेज रही है या फिर वो कुछ और चीज दिखा रही है एंड यू आर सेंडिंग अ किस इमोजी, तो वहां पे आपका क्या कल्पेबिलिटी शुरू हो जाती है। दैट इज, देखिए पूरा जो ऑफेंस है दैट इज योर इंटेंशन विल बी काउंटेड। इंक्वायरी में क्या पता लगेगा कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं। एक आदमी क्यों लड़ेगा वो इंक्वायरी के अंदर, यही कहेगा मेरी तो इंटेंशन ऐसी थी। तो इंटेंशन जो है इट इज अ बंडल ऑफ फैक्ट्स व्हिच इज टू बी सीन। और आप देखिए कि बहुत सारे इमोजीज हैं। आप एनी इमोजी कैन बी यूज्ड इन दिस सेंस। आप कोई भी इमोजी उठा लीजिए जो हम नॉर्मल सर्कमस्टेंस में चैट करते हुए यूज करते, कैन बी यूज्ड इन दिस सेंस। और बेसिकली जो हार्ट शेप है और जो आपके किस हैं, ये सब तो है ही है, दिस इज ऑलरेडी देयर। बट इवन अ ब्लश वाला इमोजी कैन गेट यू इन ट्रबल। आपको ट्रबल के अंदर वो ला सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका इंटेंशन काउंट करता है, आपका उद्देश्य क्या है। अगर वो किसी भी तरीके से गलत है तो आप फंस सकते हैं, और फंसने के लिए तैयार हो जाइए। इंडियन पीनल कोड, पॉश एक्ट, ये सारी चीजें हैं। और इस विषय पे और कोई बात जो आपके जहन में आती हो राज जी, जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, तो वो प्लीज बताइए। डेफिनेटली, देखिए क्या आती है कि सबसे बड़ी चीज जो है इसके अंदर, मैं आपको एक अगर समराइज कर दूं कि इसके अंदर जो है कि कंपनसेशन भी मिलता है। जो भी आप हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे वीडियो कंज्यूमर जी इस उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि आप आगे आए। अगर कुछ ऐसा होता है तो आगे आने की जरूरत है। आगे आने की जरूरत है तो आपको डरना नहीं है। इसमें इसलिए नहीं डरना है क्योंकि यू विल ऑल्सो गेट कंपनसेशन, यू विल ऑल्सो गेट कंपनसेटेड फॉर इफ एनी लॉस हैज बीन कॉज्ड टू यू। अगर आप मान लीजिए कि सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी गए हैं, तो आप वो अगर सेक्सुअल हरासमेंट प्रूव कर देते तो आपको कंपनसेशन मिलेगा एज पर सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर, कि जो भी ये प्रोसीडिंग होती है, जो भी हमारा इंक्वायरी की प्रोसीडिंग होती है, वो सारी सीक्रेटिव रहती है। तो आप क्या है, कभी भी कंप्लेंट करते वक्त आप डरिए मत। आपको जो वॉट एवर द सिचुएशन इज, वॉट एवर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हुए, वो सारा कुछ आप दिल से बताइए। देयर इज अगर मान लीजिए कि वो डेटा जो है दैट इज प्राइवेट डेटा और वो लीक कंपनी नहीं करेगी, दैट इज अ ड्यूटी अंडर दिस एक्ट गिवन टू द कंपनी। बट अगर लीक करती है तो कंपनी के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, विच इज मतलब फाइन लगाया जा सकता है। और ज्यादा अगर देखा गया कि 2 बार से ज्यादा ये सब केसेस हो गए तो कंपनी का लाइसेंस ही रद्द किया जा सकता है, वॉट एवर सॉर्ट ऑफ कंपनी। राज जी एक सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगा कि कितनी पुरानी केस को उठाई जा सकती है, मतलब क्या उसका कोई ड्यूरेशन होता है कि इस दौरान में ही आपको उठा देना चाहिए था, या फिर इसके बाद तो ये एक्सपायर हो चुका है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारा कंप्लेंट जो भी जाएगी सेक्शन 9 के तौर पे, वो कंप्लेंट जो जाती है, एक मान लीजिए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। आज शुरू हुआ, फिर बातें होती जा रही हैं, ठीक है। 3 महीने बाद बात हुई, मान लीजिए कि किसी क्लाइंट से मिलना होता है, 3-3 महीने में मिलना होता है उससे, ठीक है। अब वो क्लाइंट क्या करता है कि एक बार अभी मिला, आज उसने फ्लर्ट कर लिया, फिर 3 महीने बाद मिला, उसमें उसने फ्लर्ट कर लिया। तो ये जो चल रही है, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। तो मतलब आप आज से या फिर जो अगले 3 महीने तक कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। और मान लीजिए कि आप 3 महीने के अंदर कंप्लेंट नहीं कर पाए, तो भी आपको डरने की बात नहीं है। आप इसमें फिर भी आगे बढ़कर कंप्लेंट कर सकते हैं। देयर इज कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। आपकी जो आपने डिले किया कंप्लेंट करने में, वो भी माफी मिल सकती है अगर आप एप्ट रीजन दिखा दो कि भाई मैं उस वक्त कर देती तो मेरे साथ ये दिक्कत आ सकती थी। तो उस हिसाब से आप ये कॉन्डोन हो सकता है। मैं किसी के बिहाफ में, राज जी सॉरी, मैं किसी के बिहाफ में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट?
नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो वो ऐसे दैट इज सिचुएशन द ऐसे प्रोविजन इज देयर। सिचुएशन पे अगर आप थोड़ा सा लाइट इफ यू कैन टॉक अबाउट दिस। बिल्कुल। देखिए क्या है कि एक लेडी वर्किंग है एंड शी इज ऑलरेडी मैरिड। अब कोई एक आदमी फ्लर्ट कर रहा है एंड ही इज कंटिन्यूअसली फ्लर्टिंग उसके साथ, बट वो दैट गर्ल्स गेट प्रेग्नेंट विथ हर हस्बैंड। तो अब वो तो शी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, she cannot go to the internal complaint committee. So there she can give an attorney to her any her near friend that can file the complaint on her behalf. ठीक है, एक सिंपल अटॉर्नी, एक वन पेज अटॉर्नी और इवन ए स्पेशल पावर अटॉर्नी कैन बी गिवन कि भाई आप जाके मेरे बिहाफ पे प्रोसिक्यूट करो, आई विल बी देयर ऑन, जब एविडेंस होगा आई विल बी देयर, बट अभी अभी आप मेरा ये प्रोसिक्यूट कर दो, दैट प्रोविजन इज देयर। और या फिर उसको मेंटल हरासमेंट हुआ है, इस सेक्सुअल हरासमेंट के चलते मेंटल हरासमेंट हुआ है एंड शी इज और ही इज अनेबल टू फेस दिस, उस यस केस में भी डेफिनेटली, कोई। अगर ऐसा हुआ है तो शी शुड कम फॉरवर्ड। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि एक आप सिंगल पेज या कंप्लेंट, इवन इफ यू पोस्ट इट फ्रॉम योर होम, दैट इज आल्सो इनफ। आप घर से उसको पोस्ट कर दीजिए अपने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, दैट इज इनफ। सो अब इस पॉश के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी हो चुकी है। अब लास्ट में इस सेकंड वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं और यहां मैं दरख्वास्त करूंगा मोनू जी से और राज जी से कि क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए आप सभी को इस दोनों वीडियो में जो जो जानकारी मिली है वो कैसी लगी, ये भी आप जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मोनू जी से, राज जी से या मुझसे, किसी से भी कोई सवाल रहे तो आप जरूर पूछिएगा। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट मोनू जी अगर आपसे मैं पूछना चाहूं तो प्लीज आप अगले 1 मिनट के अंदर अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट बताइए। अंशुमन जी, मेरा इसमें इंडिविजुअली मानना है कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी, जितने भी जो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके, उन सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और एम्प्लॉय पार्ट से डेफिनेटली ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास 10 एम्प्लॉय है तभी इम्प्लीमेंट होगा। दे शुड फील कि मेरे पास एक ही स्टाफ है तभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो दैट इज इम्पोर्टेंट। और जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉयर को क्लियर कट होना चाहिए कि ये चीज मुझे सेफ एनवायरनमेंट देना है मेरे स्टाफ को, उसके लिए मैं मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी जिम्मेदारी है। तो ऑब्लिगेशन के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन का भी मैटर करता है। तो मैं इसके साथ इसको क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी आपका। राज जी आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहेंगे और कोई पॉइंट जो आप यहां पे एट द एंड लोगों के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहें। देखिए, बहुत अच्छा एक्ट है हमारे हैंड में और इसका एक बेनिफिशियल यूज होना चाहिए। बेसिकली आपको यू शुड नो कि ऐसी चीज है, ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है कि इफ आई कंप्लेंट देयर आर सेफगार्ड्स, इसके अंदर सेफगार्ड्स भी हैं, आई विल बी ड्यूली कंपनसेटेड, ये सारी चीजें हैं। तो आपको डरना नहीं चाहिए बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट। अब इसमें क्या है कि इनिशियली आपको कोई एडवोकेट या फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इट इज यू फॉर योरसेल्फ। कोई आपका कहीं पे खर्चा नहीं हो रहा है, आपने बस एक आवाज उठानी है। उसके बाद I'll come on the employer part। एम्प्लॉयर को क्या है कि 3P में ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज दिस 3P? इज प्रिवेंट, पब्लिसाइज एंड प्रोहिबिशन। कि 3P अगर ये पॉलिसी अपना लेते हैं हर एम्प्लॉयर की, सबसे पहली चीज की प्रिवेंट करना है कि आपको जो लगता है आप अपनी तरफ से उसको प्रिवेंट करिए। कैसे आपको लगता है कि देयर इज एन एक्सपोजर की हो सकता है सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए, तो देयर यू शुड, आप वहीं पे रोक दीजिए उस चीज को। दूसरा चीज है कि पब्लिसाइज करिए, यू शुड पब्लिसाइज दिस एक्ट। जैसे मोनू जी ने ठीक कहा कि स्मोकिंग किल्स, आप इसमें सीधा एक सिंपल लिख दीजिए कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज प्रोहिबिटेड, इट इज पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, एंड उसके बाद आप इसमें एक, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो यू जस्ट हैव, आप एक नंबर दे दीजिए, एक सेंट्रल नंबर दे दीजिए कि फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, किसी की कोई सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट है तो एक IVR नंबर दे दिया, उसके अंदर आपने रजिस्टर्ड कर दिया। विच देखिए, मेन बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टू स्टार्ट विथ इट। एक बार स्टार्ट हो गया तब प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टार्ट के पहले आपको डरना नहीं है। एंड एम्प्लॉयर को
इतना स्मूथ प्रोसेस बना देना है कि वो डरे। एंड एवरीवन, आप कहीं भी काम करते हैं, ये एक्ट आपको अप्लाई करता है। ओके, सो आप कहीं पे भी काम करें, ये एक्ट एम्प्लाई करता है, चाहे आप एक कंपनी में हो, चाहे आप एक छोटी सी दुकान में हो, कहीं पे भी हो, ये कानून आपके ऊपर हमेशा नजर बनाए हुए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी है आपके एम्प्लॉयर की। तो एज ए एम्प्लॉयर अगर आप इसे देख रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, ये नियम, ये कानून को अच्छी तरीके से पढ़ें, अपने पूरे कार्य क्षेत्र में इसका सुचारू रूप से इंप्लीमेंटेशन जो है इसके लिए प्लान बनाएं, इसको इंप्लीमेंट करें। और राज गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख करके लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक कानून है, इसे 2 वीडियो में कवर कर पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमने कोशिश पूरी की है कि इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर उजागर किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राज गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी, क्योंकि सिर्फ कानून की तरफ से हम इसे देखना नहीं चाहते, हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकल रूप से इसके इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और आपने बार बार दोनों वीडियो में आपने बार बार रूरल इंडिया की बात कही, गांव की बात कही, वहां पे इसका इंप्लीमेंटेशन की बात कही। तो मैं देखना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में इसका हर एक इंसान इसको समझता है और इसका सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से इसका इंप्लीमेंटेशन करता है। और जहां आपने मोनू जी बहुत अच्छी बात कही कि ये हमारे बिहेवियर की बात है, ये हमारी मानसिकता की बात है। मानसिकता अगर सही है तो इमोजी गलत इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो इसी बात के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। B+ न्यूज एंड रिपोर्ट्स देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। B+ नमस्कार।